हेलो फ्रेंड्स। मैं बद्री मुटको आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एग्री मंत्र चैनल पे चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर इन यूपीपीएससी एग्ज़ाम। आज के वन लाइनर आपको यूपीपीएससी एग्ज़ाम में काम में आएंगे। उसके अलावा एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी बाकी के एग्ज़ाम रहेंगे उसमें भी ये आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर ये अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने आपके अपने एग्री मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। द टर्म गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रूट प्रोडक्शन। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? फ्रूट प्रोडक्शन को, जो मैक्सिमाइज फूड प्रोडक्शन हुआ था उसे हम गोल्डन रिवॉल्यूशन कहते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले एग्जाम में दो क्वेश्चन आए थे रिवॉल्यूशन के ऊपर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। ऑयल सीड प्रोडक्शन रिलेटेड रिवॉल्यूशन कॉल्ड एज येलो रिवॉल्यूशन। ये पिछली बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इस रिगार्डिंग ध्यान से पढ़ाई करना है। द टर्म ब्राउन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग। जो फूड प्रोसेसिंग में रिवॉल्यूशन हुआ था उसे हम ब्राउन रिवॉल्यूशन कहेंगे। जो ऑयल सीड प्रोडक्शन में रिवॉल्यूशन हुआ था उसे हम येलो रिवॉल्यूशन कहेंगे। और जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है, जो फूड प्रोडक्शन में हुआ था, उसे हम गोल्डन रिवॉल्यूशन कहेंगे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कंजर्वेशन 2013। ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। ICR डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 16 जुलाई। ICR का इस्टेब्लिशमेंट 16 जुलाई को हुआ था 1929 को, इसलिए 16 जुलाई को ICR डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज़ लोकेटेड एट हैदराबाद। देखिए दोस्तों, पिछली बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड एट हैदराबाद। इस रिगार्डिंग मैंने बाकी के भी वन लाइनर क्वेश्चन कवर किए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट कोयम्बतूर। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? कोयम्बतूर में, तमिलनाडु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च लोकेटेड एट कानपुर, उत्तर प्रदेश। पल्सेस रिसर्च का इंडियन इंस्टीट्यूट कानपुर में लोकेटेड है। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, शुगर केन रिसर्च IISR इज लोकेटेड एट लखनऊ, उत्तर प्रदेश। देन उसके बाद वन लाइनर है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। वेजिटेबल रिसर्च का इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च कहाँ है? जूनागढ़, गुजरात में। देखिए दोस्तों, हमने तो पढ़ लिया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ लोकेट है। इसके ऊपर नॉर्मली एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो आपको डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ लोकेशन है उसकी पढ़ाई आपको करनी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम होता है, जहाँ से अपन हाइब्रिड डेवलप करते हैं जिससे हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ता है, उस रिगार्डिंग वन लाइनर है। फर्स्ट हाइब्रिड पिजन पी अरहर ICPH 8, ये इक्रीसैट ने डेवलप किया था। इक्रीसैट इज लोकेटेड एट हैदराबाद। देखिए, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इक्रीसैट हैदराबाद कब किया था? ICPH 8 का डेवलपमेंट 1972 में। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट हाइब्रिड पिजन पी ICPH 8 डेवलप किन्होंने किया था? इक्रीसैट ने डेवलप किया था। ठीक है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है रिगार्डिंग सेमी अराइड ट्रॉपिक्स, जो क्रॉप होते हैं उस रिगार्डिंग। फर्स्ट हाइब्रिड सॉर्गम CSH1 ये डेवलप किया था ईरी 1964 में। ईरी का मतलब है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सभी मेरे दोस्त लोग ये तो जानते हैं। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बाजरा, पहला हाइब्रिड वैरायटी कौन सा है बाजरा का? HB1। यह डेवलप हुआ था 1965 में।
इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कंजर्वेशन 2013 में। ये वन लाइनर फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर 1960 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग सेमी डॉर्फ राइस वैरायटी, जया। जया ऐसी है सेमी डॉर्फ राइस वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी है। फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन, फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन H4 है, आपको ध्यान रखना है H4। गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूरत ने डेवलप किया था 1970 में, और ये साइंटिस्ट थे पटेल, मिस्टर पटेल, ये साइंटिस्ट इन्होंने डेवलप किया था H4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ पंजेंसी, और जिसे हम अरोमा भी कह सकते हैं। तो उसमें जो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक पंजेंसी या अरोमा होता है, उस रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। इसके ऊपर पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज़ दोस्तों ध्यान से पढ़ाई कीजिए। पंजेंसी इन ओनियन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होने की वजह से ओनियन में जो पंजेंसी होती है वो रहती है। पंजेंसी इन गार्लिक, गार्लिक में जो पंजेंसी होती है उसमें केमिकल कंपाउंड या जो कौन सा केमिकल होता है अलाइसाइन, ALYCINE, अलाइसाइन की वजह से गार्लिक में पंजेंसी होती है। अलग एक टेस्ट होता है, अलग एक एरोमा होता है जिसे हम पंजेंसी कहते हैं। तो गार्लिक में किसकी वजह से होता है वो अलाइसाइन। और ओनियन में जो पंजेंसी होती है अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। पिछली बार के एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, मे बी इस टाइम इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, या पंजेंसी इन चिली के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एरोमा पंजेंसी इन चिलिंग इज ड्यू टू कैप्सेसिन। कैप्सेसिन घटक होता है जिसके वजह से एरोमा पंजेंसी चिली में आती है। तो आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है, अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, अलाइसाइन और कैप्सेसिन। रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपिन। लाइकोपिन नाम का पिगमेंट होने से टमाटर लाल कलर के होते हैं। रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपिन। रेडनेस ऑफ एप्पल इज ड्यू टू एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से एप्पल का रेड कलर आता है, लाल कलर आता है एप्पल में, ड्यू टू एंथोसाइनिन। येलो कलर इन टर्मरिक इज ड्यू टू कुरकुमिन। जो टर्मरिक का येलो कलर होता है वो कुरकुमिन पिगमेंट की वजह से आता है। किंग ऑफ फ्रूट, जिसे हम नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज़ मैंगो। मे बी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वन लाइनर इंक्लूड किए हैं। किंग ऑफ फ्रूट, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मैंगो को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट एप्पल। एप्पल को किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट कहा जाता है। कल्पतरु, ट्री ऑफ विजडम, जिसे हम बनाना को कहते हैं। कल्पतरु और कल्पवृक्ष, बनाना को हम कल्पतरु कहते हैं, कल्पवृक्ष कोकोनट को कहते हैं। मैंने जानबूझ के वन लाइनर यहाँ पे इंक्लूड किया है जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और जहाँ पे अपने मार्क्स जा सकते हैं। तो इफ़ कल्पतरु या ट्री ऑफ विजडम आता है आपको एग्ज़ाम में, तो आपको बनाना लिखना है। कल्पवृक्ष और ट्री ऑफ ह्यूमन आता है तो उसमें कोकोनट लिखना है। किंग ऑफ स्पाइसेस कॉल्ड एज ब्लैक पेपर, जो काली मिरी होती है उसे किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। किंग एंड क्वीन ऑफ फ्लावर, देखिए फ्लावर किंग अगर आया तो आपको डहलिया लिखना है, क्वीन ऑफ फ्लावर आया तो आपको रोज लिखना है। कैश्यू इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोपोगेशन होते हैं जिससे हम प्लांट का मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि कोई प्लांट का अपन सीड के थ्रू मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसी प्लांट का ग्राफ्टिंग थ्रू करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोगेशन होते हैं। इसके ऊपर अलग से हम पढ़ाई करेंगे।
तो ये पिछली बार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। कैश्यू इज़ कमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से कैश्यू का प्रोपोगेशन होता है, या जिसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जो हम खेती में बुआई करते हैं जिसके थ्रू, जिसे हम कहेंगे कमर्शियली प्रोपोगेटेड। प्रोपोगेशन, अगर आपको सोयाबीन लगाना है तो आप क्या करेंगे, सीड थ्रू प्रोपोगेशन करेंगे। अगर आपको कैश्यू लगाना है तो नॉर्मली कमर्शियल प्रोपोगेशन में क्या करेंगे, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से आप कैश्यू मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोपोगेशन करेंगे या उसकी बुआई करेंगे। ग्रेप फिग कमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू हार्डवुड कटिंग। ग्रेप या फिग, ठीक है, इसका जो कमर्शियली प्रोपोगेशन करेंगे अनार का, हार्डवुड कटिंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। विनियर ग्राफ्टिंग इज कॉमन कमर्शियल प्रोपोगेटेड मेथड इन मैंगो। मैंगो का प्रोपोगेशन आपको विनियर ग्राफ्टिंग से करना है। विनियर ग्राफ्टिंग इज़ अ वेरी पॉपुलर मेथड, बहुत ही पॉपुलर मेथड है मैंगो में। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पाम प्लांट कॉमन कमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू टिश्यू कल्चर। ये भी आपके पिछली यूपीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पाम प्लांट कॉमन कमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू टिश्यू कल्चर। जो पाम का प्लांट होता है उसका कमर्शियल प्रोपोगेशन टिश्यू कल्चर थ्रू होता है। सीड में या बाकी प्रोपोगेशन मेथड में जनरली ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपका अगर वर्ड कमर्शियली प्रोपोगेशन आता है तो उसका आंसर होगा टिश्यू कल्चर। ग्लैडियोलस कमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू कॉम्स, जिसे हम बल्ब ट्यूबर्स भी कहते हैं। दोस्तों आपको बताऊँ, ग्लैडियोलस इज़ अ वन टाइप ऑफ फ्लावर। फ्लोरिकल्चर में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए वन लाइनर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसका प्रोपोगेशन कॉम्स या बल्ब ट्यूबर्स इसके थ्रू होता है। मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ वाटरमेलन। मैच्योरिटी इंडेक्स क्या है कि हम उसको हार्वेस्टिंग कब करेंगे, खेती से निकालेंगे कब उसको। हर एक प्लांट का मैच्योरिटी इंडेक्स होता है। जैसे आप सोयाबीन का पकड़ेंगे तो येलो कलर के अगर आपके उसमें सीड आ गए तो इसका मतलब उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया, तो वो हो गया आपका मैच्योरिटी इंडेक्स। तो वाटरमेलन में मैच्योरिटी इंडेक्स क्या है, तो टैपिंग मेथड से आप मैच्योरिटी इंडेक्स उसका पता लगा सकते हैं। मेटालिक साउंड, अगर मेटालिटिक साउंड अगर आता है टैपिंग से, आप टिक टिक उसको करेंगे थोड़ा तो आपको मेटालिक साउंड आएगा, इसका मतलब क्या है कि आपका वाटरमेलन मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है। हेवी डल साउंड, मतलब धप साउंड आता है तो इसका मतलब दिस इज़ अ मैच्योर। तो टैपिंग दिस इज़ अ सिंपल मेथड, नॉर्मल फार्मर भी इसे यूज़ करते हैं कि हार्वेस्ट। मैच्योरिटी इंडेक्स कोई डिफरेंट थिंग नहीं है दोस्तों। मैच्योरिटी इंडेक्स मतलब आपकी खेती में अपनी बुआई करने के बाद जो क्रॉप आपकी फसल आती है काटने के लिए, दिस इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी इंडेक्स। इट्स सिंपल। स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन एंड पोटैटोज कैन बी अवॉइडेड बाय यूज ऑफ मैलिक हाइड्राजाइट। मैलिक हाइड्राजाइट का यूज़ करके आपका जो स्प्राउटिंग होता है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप में रहते हैं ओनियन और पोटैटोज, जिसका हम स्टोरेज करते हैं। आप घर पे भी स्टोरेज ज़्यादा दिन अगर आपका प्याज रखेंगे या पोटैटो रखेंगे, आलू रखेंगे, तो उसका स्प्राउटिंग चालू हो जाता है, उसका बीज अंकुरन चालू हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन स्टोर कर सके हम लोग, क्योंकि एक्चुअली सीज़न में पोटैटो और ओनियन का, प्याज और आलू का प्राइस कम रहता है, तो इसलिए हमें स्टोरेज करना है। अगर ज़्यादा दिन स्टोर करेंगे तो प्याज और आलू ऐसी चीज़ है कि उसको स्प्राउटिंग हो जाती है, उसका अंकुरन हो जाता है, तो वो अवॉइड करने के लिए हमें मैलिक हाइड्राजाइड का यूज़ करना है। अगर आप मैलिक हाइड्राजाइड का उसमें स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन आप आलू प्याज को स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको अच्छे प्राइसेस के ऊपर आप उसको बेच सकेंगे। स्टोमेटल एंटी ट्रांसपेरेंट यूज टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन। साइकोसेल। स्टोमेटल एंटी ट्रांसपेरेंट, देखिए दोस्तों एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है। जैसे कि आपकी खेती में फसल है, आपके पास पानी का शॉर्टेज है, ठीक है, धूप भी बहुत पड़ रही है, तो ज़्यादा जब धूप पड़ती है प्लांट के ऊपर, क्रॉप के ऊपर, फसल के ऊपर,
तो जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है, क्योंकि जो प्लांट में जो पानी है उसकी भाप बनेगी, उससे जो पानी बाहर आएगा उससे वाटर लॉस होगा, तो जो अपनी फसल की वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर एंटी ट्रांसपेरेंट स्प्रे करते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट स्प्रे करने के बाद जो आपका ट्रांसपिरेशन होता है वो कम होगा। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और जो वेपर के फॉर्म में या ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो वाटर का लॉस होता है वो कम होगा, तो आपकी फसल को पानी कम लगेगा। इसलिए एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज़ करते हैं। और ये स्टोमेटल एंटी ट्रांसपेरेंट है। क्या है? साइकोसिल। ये ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी साइकोसिल आया था, इसलिए ये वन लाइनर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। स्टोमेटा क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं प्लांट के ऊपर, जैसे लीफ में रहेंगे, स्टेम के ऊपर रहेंगे, जो कि बंद होते हैं, चालू होते हैं। इनका यूज़ क्या है? ट्रांसपिरेशन के लिए यूज़ है। अगर स्टोमेटल एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ करेंगे तो स्टोमेटो ब्लॉक हो जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम साइकोसिल का यूज़ करते हैं। एन बेंजाइल एडेनाइन BA यूज फॉर फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग के लिए एन बेंजाइल एडेनाइन, इसको हम BA भी बोल सकते हैं। इसका फ्रूट सेटिंग के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली आप देखेंगे दोस्तों कि फसल के ऊपर फ्लावर्स तो बहुत दिखते हैं हमें, जैसे फ्रूट क्रॉप है आपका, चीकू का झाड़ है आपका, आम का झाड़ है, तो आपको जब देखेंगे तो फ्लावर्स बहुत आते हैं उसको। लेकिन अब एक्चुअली उसका फ्रूट सेटिंग जब होता है तो 100 में से 10 से 20 ही फ्लावर कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में। फ्लावर का कन्वर्जन फ्रूट में होता है, और जो 70-80% है वो तो गल जाते हैं, उसका तो कोई फ्रूट होता ही नहीं है। तो इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कम होता है। जो फसल जितनी आनी चाहिए उतनी आती नहीं है। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तभी हमारा हमारा इनकम बढ़ेगा। तो इसलिए हम फ्रूट सेटिंग के लिए एन बेंजाइल एडेनाइन का यूज़ करते हैं। फैमिली ऑफ कॉफ़ी, रूबिएसी। कॉफ़ी का फैमिली रूबिएसी है। दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली। अलग अलग क्रॉप के अलग अलग फैमिली है। तो आपको एक चार्ट बनाना है आपके रूम में, जिसके ऊपर आपको ध्यान से पढ़ाई मेजर जो क्रॉप है उनका फैमिली क्या है, क्योंकि पिछले बार एग्जाम में फैमिली ऑफ कॉफ़ी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर है रूबिएसी। फैमिली ऑफ टी, ये भी मैंने इंक्लूड किया है, इसका फैमिली थिएसी। ये इजी है ध्यान रखने के लिए। देखिए, टी का पहला वर्ड है टी, इसका मतलब थिएसी, ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट बहुत सारी फैमिली है क्रॉप की। तो आपको थोड़ा वो ट्रिक भी यूज़ करना पड़ेगा जिससे आपको ध्यान में रहे। फैमिली ऑफ टी इज थिएसी। कॉफ़ी इज प्रोपोगेटेड बाय। प्रोपोगेशन कैसा होता है कॉफ़ी का? तो सीड के थ्रू होता है। अगर आपको बुआई करनी है तो आप डायरेक्टली सीड लेके आपको कॉफ़ी उसमें बुआई करनी है। लेकिन अगर आपको टी का बुआई करना है तो सॉफ्टवुड कटिंग यूज़ करना पड़ेगा प्रोपोगेशन के लिए। जो सॉफ्ट वुड रहता है टी का, उसका कटिंग करके अलग से प्रोपोगेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टी का अलग से बुआई करनी है, नॉट द वे ऑफ सीड। ठीक है, बीज के थ्रू नहीं करनी है आपको बुआई टी की, सॉफ्टवुड कटिंग के थ्रू करनी है। पोटैटो प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली थ्रू ट्यूबर्स। जो आपका आलू रहता है, आलू का प्रोपोगेशन कैसे करेंगे? ट्यूबर्स थ्रू करेंगे। आपने कभी बुआई की है आलू की कि भाई उसका सीड लगाया है आपने? नहीं, आप तो डायरेक्टली ट्यूबर से लगाते हैं। जो आलू रहता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबर्स। जो आपका आलू है वो आपका बीज नहीं है, वो ट्यूबर्स है। इसके ऊपर भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी। जो आपका आलू है, आलू आप स्टोर करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप आलू काटने के बाद उसमें आपको पूरा ब्लैक ही हो जाता है आलू अंदर से। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी। केमिकल यूज फॉर टोमेटो सॉस प्रिजर्वेशन। टोमेटो सॉस प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ हम करते हैं। आप देखेंगे तो सॉस बहुत दिन तक वैसे के वैसे रहता है, अच्छा रहता है। नॉर्मली 1 से 2 साल तक सॉस आपका खाने लायक होता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ सोडियम बेंजोएट। उसमें सोडियम बेंजोएट नाम का प्रिजर्वेटिव ऐड किया होता है।
डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव आर एडेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग आपके जो है जाम है, जेली है, उसमें यूज़ करते हैं। टोमेटो फ्रूट क्रैकिंग ड्यू टू बोरॉन डिफिशियंसी। बोरॉन डिफिशियंसी के वजह से टोमेटो में क्रैकिंग होता है। आपने बहुत बार अगर आप फसल में गए हैं टमाटर के, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे टमाटर है कि एक आधे फील्ड ऐसा रहता है, एक आधा खेत ऐसा रहता है कि उसमें फ्रूट का क्रैकिंग होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ बोरॉन डिफिशियंसी। डी सकरिंग इज कैरिड आउट इन बनाना एंड टोबैको। डी सकरिंग इज कैरिड आउट इन बनाना एंड टोबैको। तंबाकू, उसमें डी सकरिंग कैरिड आउट होता है। डी सकरिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका बनाना है तो उसमें डी सकरिंग मतलब अलग अलग प्लांट्स नीचे से स्टेम से अलग अलग प्लांट्स छोटे छोटे आना चालू होते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, आपका जो मेन क्रॉप है, आपकी जो मेन फसल है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जो रूट्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे, जो मूल है प्लांट का, वो तो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो किसको जाना चाहिए, जो अपने मेन प्लांट को, जहाँ से हमें प्रोडक्शन आना है। तो इसे हम डी सकरिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ये फसल है, ये आपका बनाना क्रॉप है, ठीक है, और यहाँ से नीचे से थोड़े थोड़े प्लांट आना चालू होते हैं, ठीक है, तो इसको आपको रिमूव करना है, इसे हम डी सकरिंग कहेंगे। क्यूरिंग कैरिड आउट इन टोबैको एंड टी क्रॉप। क्यूरिंग, तंबाकू या चाय का जो प्लांट होता है उसमें क्यूरिंग करते हैं, क्योंकि उसका मेन जो अपना प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है, उसके लीफ। तंबाकू का भी यूज़ क्या होता है, लीफ का। और टी का भी क्या है, जो अपन चाय पीते हैं वो पत्ती का है कि कहाँ से बनती है, जो पत्ते रहते हैं टी प्लांट के, उससे हमारी चाय बनती है। तो उसका क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके जो प्लांट के जो लीफ है, जो पत्ते हैं, तंबाकू के पत्ते, देन चाय के पत्ते, आपने वहाँ से निकाल लिए फसल से निकालने के बाद उसका क्यूरिंग करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली अपन उसको धूप में नहीं सुखा सकते, क्योंकि उसका फ्लेवर ख़राब हो सकता है। तो उसका क्यूरिंग होता है। क्यूरिंग मतलब आपको उसको ड्राई करना है, लेकिन विथ एरोमा, उसका जो टेस्ट है वो वैसे के वैसे रहना चाहिए, उसे हम क्यूरिंग कहते हैं। प्रॉपिंग इज डन इन बनाना क्रॉप। बनाना क्रॉप में आपको प्रॉपिंग करना है। प्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉपिंग का मतलब आपको बनाना क्रॉप आप देखेंगे तो उसको बहुत सारे बनाना आते हैं, तो उसको हमें प्रॉपिंग करना पड़ता है, नहीं तो वो झाड़ गिर जाएगा। तो झाड़ गिर ना जावे, इसकी वजह से हम उसको आधार देते हैं। उसको कुछ ना कुछ तो अपन ऐसा जैसे बाम्बू वगैरह है, बाम्बू के जो ये है स्टेम है, वो काट लेते हैं उसको, और उसको हम लगाते हैं ताकि वो गिर ना जाए, उसे हम प्रॉपिंग कहते हैं बनाना क्रॉप में। तो दोस्तों, केले में जिसे हम बनाना कहते हैं, तो उसमें प्रॉपिंग और डीसकरिंग, ये दो इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखना है। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी रहती है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। प्रूनिंग इन टी क्रॉप इज कैरिड आउट एज टीपिंग। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। प्रूनिंग इन टी क्रॉप, उसे हम टीपिंग कहते हैं। देखिए, आपकी चाय की फसल रहेगी तो उसके पन्ने भी अच्छे अच्छे होने चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैसे भी बढ़ने लगा चाय का प्लांट, तो उसमें पन्ने अच्छे नहीं आएंगे। जैसे लिमिटेड पन्ने की पत्ते की क्वालिटी रहनी चाहिए। जो आपके पत्ते हैं, जैसे कि एक झाड़ के ऊपर 1000 पत्ते आ रहे हैं, तो उसमें अगर आपको 600-700 पत्ते आएंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेंगी। तो उसमें प्रूनिंग करते हैं, उसे हम टिपिंग कहते हैं। रटूनिंग इज डन इन शुगर केन। जो आपके गन्ने रहते हैं, गन्ने में रटूनिंग एक प्रोसेस होता है। आप पहली बार गन्ना लगाएंगे, उसको काटेंगे, उसके बाद जो अंडरग्राउंड पोर्शन है गन्ने का, जो मिट्टी के अंदर गन्ना बच्चा है मूल के साथ, उसे हम वैसे ही रखते हैं। उसी क्रॉप को हम कंटिन्यू करते हैं, उसी क्रॉप को हम आगे भी फसल को बढ़ाते हैं, तो उसे हम रटूनिंग कहते हैं। पूरा हार्वेस्ट नहीं करते गन्ने को, अपने फसल को काटा गन्ने के फसल को, तो वैसे वैसे कि वैसे आपके मूल वैसे आपने अंदर रहने दिए, और उसको फिर से आपने फर्टिलाइज़र दे दिए, खाद उसको दिया, उसको पानी दिया, और उससे आपने नेक्स्ट क्रॉप लिया, दूसरी फसल उसी से ली, उसे हम रटूनिंग कहते हैं। सैगो इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम कसावा।
कसा हुआ प्लांट के जो मूल रहते हैं, मूली रहती है, रूट्स, उससे हम सैगो, साबूदाने का हम प्रोडक्शन लेते हैं। रैपिंग इज़ डन इन शुगर केन। जो आपका गन्ना रहता है उसमें रैपिंग एक प्रोसेस होता है। रैपिंग का मतलब क्या है? रैपिंग में आपका गन्ने की हाइट नॉर्मली आप देखेंगे तो 12-13 फुट तक गन्ना बढ़ता है। तो जो हवा की वजह से क्या होता है, गन्ना नीचे गिर जाता है। गन्ना नीचे गिर जाने के बाद वो मिट्टी को लगता है। अगर मिट्टी को लग गया और अगर आपकी मिट्टी में समझो वाटर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको भी मूली आना होना चालू हो जाएगा। उससे भी आपसे अलग से गन्ना पैदा होगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, आपका प्रोडक्शन कम होगा। एक बार गन्ना अगर नीचे गिरता है, अगर उसे भी मूली लगने लगी, उससे मूली का समझो स्प्रॉटिंग हो गया, उससे भी अलग अलग प्लांट लगेंगे, तो आपका नुकसान है उसमें। तो आपको बांध के रखना है उसको, रस्से से बांधो उसको या बाम्बू से बांधो। तो आपको उसमें रैपिंग करना है। दिस इज कॉल्ड एज रैपिंग। तो शुगर केन में रैपिंग एक प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं हमें प्लीज़ बताइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।